स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, आरआरसी ग्रुप डी फर्स्ट फेज यानी 17 अगस्त से 25 अगस्त तक जो भी आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यानी टोटल 600 क्वेश्चनों को हमारे टीम के द्वारा कैलकुलेट कर लिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा एकत्रित कर लिया गया है और इसको बिल्कुल फ्री में मैं बताना चाहूँगा 2 दिन के अंदर आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और वीडियो अपलोड करने के बाद बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है डियर फ्रेंड्स, तो बताना चाहूँगा आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और मैं आज साइंस के एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बताना चाहूँगा, ठीक है, बेहतर उपयोगी है और रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई साहब तो रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो समय का नुकसान ना करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। मात्र 15 से 20 मिनट में आपके सारे के सारे क्वेश्चन धुआं होंगे। ठीक है, अगर आपने आरआरसी ग्रुप डी दे दिया है तो अन्य परीक्षाओं के लिए ये भी उपयोगी है, क्योंकि जिसमें भी साइंस आ रहा है डियर फ्रेंड्स, और कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें साइंस का आपका ना आ रहा हो। तो समय का नुकसान ना करते हुए, ठीक है, हम शुरू करते हैं अपनी जबरदस्त क्लास को। सबसे पहला देखिए, अगर बात करें ऑडियोमीटर किसे कहते हैं भैया, तो इस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्या मानी जाती बाबू? ध्वनि की तीव्रता जिससे मापते हैं उसको हम कहते हैं ऑडियोमीटर। ठीक है, बात करें अगर एनोमोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। जो भी पेपर दिए ग्रुप डी से उनसे पूछे कि क्या यंत्र और उपकरण आ रहा है, 100% आ रहा है दोस्त, 100% आ रहा है। और अगर इसका आप चाह रहे हैं कि हमको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है दोस्त, अगर एक इसका पीडीएफ आप चाह रहे हैं तो इसका भी पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, बात करें अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्त? अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। किसको मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। बात करें बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। यानी वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें तो किससे मापते हैं भैया मेरे? ठीक है, तो इसको मापते हैं हम अमीटर, ठीक है, बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ठीक है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, इसको आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में आपको सारे पीडीएफ प्रदान किए जाएंगे। बात करें क्रोनोमीटर, भैया क्रोनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी जलयान में सही समय पता लगाने के लिए। अब कुछ व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम तो पीडीएफ से पढ़ लेंगे, आगे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल भी तुम पीडीएफ से लगा पाओगे क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्लास को पूरा देखिए एक बार, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ठीक है, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमारा हौसला बुलंद होता है। और ठीक है दोस्त, फिर हम कंटेंट को तैयार करते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब बात करते हैं दोस्त क्रोनोमीटर का प्रयोग तो आपको मैं बता चुका हूं, जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्रेस्कोग्राफ क्या होता है दोस्त? तो क्रेस्कोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ की अगर हम बात करें तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए। सेम क्वेश्चन से ही पूछा गया, ये क्वेश्चन अलग से नहीं तैयार किए गए, ये आपका पूरा कंटेंट है जो ग्रुप डी में यहीं से 100 का 100% क्वेश्चन साइंस का यहीं से फंस रहा है दोस्त। ठीक है, चलिए तो अभी मैं बताना चाहूंगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फैदोमीटर का प्रयोग तो समुद्र की गहराई, और आपने अगर कोई भी कंपटीशन का पेपर दिया होगा तो ये कितना जरूरी है। फैदोमीटर का प्रयोग किसके लिए भैया? समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। अगर काउंटर की बात करें तो किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरण की गणना की जाती है काउंटर से। ठीक है, किससे भैया? काउंटर से। ठीक है, कौन सा? गाइडर मूलर काउंटर नाम होता है, ठीक है, गाइगर। अब दोस्त बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता हाइग्रोमीटर। तो अगर हाइड्रो आए ना तो आप कहते हैं ना
H2O, तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाता है ना दोस्त। तो चल, तो जब हाइड्रो वाला मामला आए तो समझ जाओ कि द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और जब आया आपका हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रो का मतलब होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक, ठीक है, एंसिनफ्लोफियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भैया? ईईजी, ईसीजी नहीं है भैया, वो तो कार्डियोग्राफी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोग्राफी हो जाता है। तो मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को निरूपित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑटो, ठीक है, एनालाइजर। क्या है ऑटो एनालाइजर? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगर ऑटो एनालाइजर की हम बात करें तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। इससे क्या किया जाता है? अगर कितना ग्लूकोज है, कितना यूरिया है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, ये मापने के लिए हम ऑटो एनालाइजर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कराते हैं ना, तो इसके द्वारा पूरे शरीर की, ठीक है, भाग का पता लगाया जाता है। कहते हैं ना सीटी स्कैन करा लीजिए। ये सब क्वेश्चंस लगातार ग्रुप डी अपना रिपीट किए जा रहा है। और डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, अगर आप चाह रहे हैं कि 17 अगस्त से 25 अगस्त में ये सेम हूबहू क्वेश्चंस अगर ना मिले दोस्त तो फिर बताइएगा। इसीलिए इतने दिन के बाद बहुत सारे जगह पे कैलकुलेट करके उसके बाद आपको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, बायोप्सी, तो ये बायोप्सी किसके लिए? कैंसर की जांच की विधि द्वारा करा जाता है। अगर एलिसा टेस्ट नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते, मतलब एड्स की परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता भैया मेरे। क्या एलिसा टेस्ट का प्रयोग किसके लिए? एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। बात करते हैं ऑटोप्सी, तो मृतक शरीर की जांच के पोस्टमार्टम को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? आपके दैनिक जीवन में भी ये उपयोगी है, ऐसा नहीं है, तो उसको कहते हैं हम ऑटोप्सी। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी, ठीक है। ऑटोप्सी किसे कहते हैं? मृतक शरीर का जो पोस्टमार्टम होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑटोप्सी। अगर बात करें भैया टुबेकोटॉमी, टुबेकोटॉमी क्या कहते हैं? टुबेकोटॉमी कहते हैं भैया जब किसी स्त्री का नसबंदी होता है उसको हम कहते हैं टुबेकोटॉमी, क्योंकि उसका क्या कट जाता है? उसका कट जाता है टूबेट, और इसका कटता है भैया वास डिफरेंसिया या वास, ठीक है, या वास डिफरेंसिया करता है। तो ये होता है पुरुष नसबंदी, जिसको कहते हैं वेस्कोटॉमी। क्या कहते हैं बाबू? वेस्कोटॉमी कहते हैं। और अगर महिलाओं की नसबंदी की बात करें तो टुबेकोटॉमी कहते हैं। चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करते हैं धुआं, ठीक है। अब कुछ और भी बात कर लेते हैं। अगर बात करें लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें मैनोमीटर का प्रयोग, तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, गैस का दाब मापने के लिए। पैरास्कोप का प्रयोग मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त इसकी सहायता से समुद्र की आकलन किया जाता। पायरोमीटर उच्च तापमान मापा जाता है। रेनगेज से भैया वर्षा, रेनमिस वर्षा, अगेजमिस वर्षा का मापन। अगर वर्षा के मापन की बात करें तो उसको कहते हैं रेन गेज। एक वीडियो देखे, 50 वीडियो से नहीं। जो यूट्यूब पे आप 10-10 घंटे टाइम दे रहे हैं ना, उससे कुछ नहीं होगा दोस्त, ठीक है। क्योंकि बड़े चैनलों के पास एक चीज मैं बता दूं, बड़े चैनलों के पास या तो पेड क्लास लीजिए या तो यूट्यूब पर मत पढ़िए, ठीक है। रियल चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उनके पास केवल किसके लिए टाइम रह गया, ठीक है, सब कुछ, ठीक है, टाइम रह गया है पेड क्लास के लिए। बढ़िया कंटेंट तो वही देते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चंस पे। कुछ चैनल ऐसे हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप की तीव्रता, मतलब आया भूकंप, गिर गया सिस्मो, ठीक है। अगर बात करें भैया स्ग्यूमोमेनोमीटर की बात करें, रक्त दाब को मापा जाता है। न्यूनतम 80 से 120 mH होना चाहिए आपका रक्त दाब। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है भैया मेरे? समुद्र के अंदर छिपे पदार्थ का अगर पता लगाना है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मिनट, हो सकता है 2 घंटे की भी ये मैराथन क्लास हो जाए, तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि 2 घंटे में लगभग 300 क्वेश्चन होंगे। एक बार देख लीजिएगा पूरा और फिर 2 पे स्पीड कर दीजिएगा सीधा। अब पूरा देखिएगा दोस्त। देखो
2 पे स्पीड कोई नहीं बताएगा आपको, मैं केवल बता रहा हूँ, क्योंकि हाँ नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है दोस्त, ठीक है, इतना बड़ा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बस केवल हाँ थोड़ा सा, ठीक है, अपने इस शरीर से अगर किसी का भला हो ना तो आपको करना चाहिए, यही होता है मानवता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं, ठीक है। इस गोमोमीटर सोनार भी पता, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है ट्रांसफार्मर से। अब अगला पॉइंट बन चुका है, देखिए जबरदस्त तरीके से दोस्त, ऊर्जा पर को परिवर्तित करने वाले यंत्र की बात करेंगे, ऊर्जा को परिवर्तित करने वाले यंत्र की बात करेंगे। तो धुआं धुआं अगर विज्ञान का दिख रहा हो ना दोस्त, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, देखते मत रहिए, देखने से नहीं होगा, ठीक है, कि कर भला तो हो भला, ठीक है। बात करें विद्युत सेल का प्रयोग, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करता आपका विद्युत सेल। जैसे आपके जो टार्च वगैरह में लगता है वो कैसा सेल होता है, रासायनिक सेल होता है भैया, बाद में क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, और विद्युत ऊर्जा से फिर होता है करंट से आपका बदल जाता वो प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश से उष्मा में, उष्मा से फिर चेंज हो जाता, यानी आपका कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होता। अगर बात करें भैया फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो की बात की जा रही है, डायनेमो की बात करें भैया तो जनरेटर में क्या लगता, जनरेटर में आपका डायनेमो ही होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात करें माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है, यानी ध्वनि ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है भैया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करें मोटर, तो भैया ये क्या होगा, मोटर की अगर बात करें तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा, जब आप यंत्र बजाते हैं तो आपके उससे ध्वनि निकलता है, तो ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर क्लास लग रही है, दम है ना, तो धुआं धुआं एक बार कर दीजिए और दिखा दीजिए कि हाँ आज भी यूट्यूब पे ऐसे क्लास है ना यूट्यूब पे कि जो ग्रुप डी ही नहीं किसी का विज्ञान भी लाइए धुआं करेंगे। चलिए इंजन की अगर बात करें, उष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर, अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं, और यहां से एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। चलिए दोस्त अब बात करते हैं प्रमुख चिकित्सा उपकरण विधियां, ठीक है। बात करें पेस मेकर क्या है, तो इस उपकरण द्वारा हृदय को नियमित रूप से अस्कंद तथा धमनियों में रक्त प्रवाहित किया जाता है, यानी हृदय के धड़कन को अगर आपसे पूछे कौन कंट्रोल करता है डियर, तो करता है पेस मेकर। अब बात करते हैं ईसीजी क्या होता, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी होता है, और कार्डियोमिस होता है हृदय संबंधी अध्ययन को कहते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, ठीक है। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी कहते हैं। क्या दोस्त इतना लग रहा है, इतने समय में कितने क्वेश्चंस हो गए होंगे, आपको तो पता होगा ना कितने क्वेश्चंस हो गए होंगे। चलो अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। अगर इधर देख रहे हो तो इधर वाला नहीं देखना है, अब इधर वाला देखना है, ठीक है, ये हम मार दे रहे हैं। चलो अगर बात करें, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मानव प्रजाति, सेम क्वेश्चन 24 सितंबर 2022, ठीक है, सब 24 सितंबर नहीं 24 अगस्त 2022 को सेम क्वेश्चन से ही आया था भाई, 24 अगस्त 2022 को। भैया मानव प्रजातियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सेम क्वेश्चन, तो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अगर बात करें विभिन्न ग्रहों, ठीक है, विभिन्न ग्रहों के मानव, ठीक है, पर प्रभाव का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है, एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। वायुयान संबंधी सभी तथ्यों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एरोनॉस्टिक। क्या कहलाता है, एरोनॉस्टिक कहलाता है। ध्वनि संबंधी अध्ययन को कहते हैं इकोरिक्स कहते हैं। बात करें दोस्त चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण की विधि को अगर अध्ययन किया जाए तो उसको कहेंगे सिरेमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिरेमिक्स कहते हैं। बात करें रासायनिक यौगिक से कैंसर जैसे रोगों का उपचार, इसको कहते हैं केमियोथेरेपी, ठीक है। आगे अभी आपका चैप्टर वाइज प्रकाश, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश, उसके बाद आपका विद्युत, उसके बाद गति, सब चैप्टर वाइज करा गया। ये तो अभी आगे का, ठीक है, आप डेमो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये आपका क्रायोजिक्स हो जाएगा, नियम, ठीक है, निम्न ताप पर वायु वस्तुओं के गुण एवं परिघटनाओं के अध्ययन को कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा फास्ट करा दें, ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा।
लेकिन जरूरी है आपकी परीक्षाओं के लिए, इसलिए दोस्त मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। इथोलॉजी किसे कहते हैं? जंतुओं के व्यवहार को अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। इपिग्राफी किसे कहते हैं? शिलालेख का अगर आप अध्ययन कहते हैं, जो पत्थर लगा होता है ना, पत्थर लगा है तो एक शिला लगी हुई है, ठीक है, तो वही शिला कहलाती है इपिग्राफी। ठीक है, अगर बात करें जेनेटिक्स, जीवों के वंश के बारे में अगर अध्ययन करें तो जेनेटिक्स कहलाता है। जल के रोगों की चिकित्सा को कहते हैं हाइड्रोपैथी। अगर बात करें स्वास्थ्य के देखभाल करने वाला विज्ञान, हाइजेन कहलाता है। अगर बात करें लेंसर पुंज की त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि, हेलोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? हेलोग्राफी कहलाती है। मतलब धुआं धुआं अगर दिख रहा है क्लास में ना दोस्त, तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिए दबा के। हिस्टोलॉजी, ऊतकों के अध्ययन के बारे में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी कौकों माइको, ठीक है, कौकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। और मेट्रोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को दोस्त? तो मेट्रोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? माप विज्ञान को कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन, सेम क्वेश्चन पूछा गया 17 अगस्त को पहले दिन ही भैया, क्या निमोस्टिक, ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को, दांत के अध्ययन को ओंटोलॉजी, ठीक है, ओंडोटोग्राफी, ठीक है, विकलांगता को तो आर्थोपिडक्स अध्ययन कहलाता है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चंस फिर हम आज बात करेंगे। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही। प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान के जो आविष्कार हुए हैं किसके द्वारा किए गए, ये भी आज जबरदस्त कराया जाएगा। तो इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक नामक व्यक्ति ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की? बेंटिक नामक व्यक्ति ने की। अगर बात करें हृदय प्रत्यारोपण यानी हृदय का दान, सबसे पहले किसने? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने किया था। किसने? क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। मरने के बाद किया जाता, ठीक है, उससे पहले किया जाता है दोस्त। हैजे के टीके का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था। आरएनए की खोज किसने की? आर्थर वर्ग तथा जेम्स वाटसन ने किया था। अगर डीएनए की बात करें भैया तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त दोस्त क्या है कि पेंसिलिन की खोज किसने की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की। रक्त परिवहन की बात करें बाबू, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगर बात करें होम्योपैथिक चिकित्सा का तो हेनी मोन ने किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। टीबी चिकित्सा की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। थोड़ा फास्ट क्यों कराया जा रहा है दोस्त ना, क्योंकि गारंटी है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, यानी गागर में सागर वाला मामला रहेगा। एक बार कहना चाहूंगा कि ठीक है, चलिए दोस्त, ठीक है, एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, ठीक है, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। यानी जोश को बनाए रखिए दोस्त, ठीक है, जोश को बनाए रखिए। कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, हौसला को बजाय रखिए दोस्त, ठीक है, जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो लोग कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, बात करें हाइड्रोफोबिया भैया, लुइस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की। विटामिन सी वाला मतलब चेंज हो गया तो हो जाएगा इजोक्स होलकट, ठीक है, इजोक्स होलकट ने की। अगर विटामिन डी की बात करें तो एफजी हॉपकिंस ने किया था। किसने किया भैया? एफजी हॉपकिंस ने किया था। ये देखिए भौतिक विज्ञान भी शुरू हो जाएगा, बस अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बैक्टीरिया की खोज लीवन हॉक ने किया। अगर बात करें विषाणु की खोज ठीक है, दिमेत्री इयानोविस्की ने किया। पोलियो के टीके की खोज किया था जोन्स साल्क ने। अगर बात करें पोलियो ड्रॉप की खोज तो एल्ब्रेक्ट सेबिन ने किया था। बात करें गर्भ निरोधक गोलियों की तो पिनकस ने किया था। दोस्त मैं बता दूं इसी वीडियो में सब कुछ धुआं होगा। अगर बात करें बीसीजी टीके की खोज किसने की? तो यूरिन कालमेट ने की। बेरीबेरी चिकित्सा की बात करें आइजक मैन ने किया था। मलेरिया की चिकित्सा की बात करें तो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। जेनेटिक
कोड की, मतलब ये ग्रुप डी के क्वेश्चंस है, हल्के में मत लीजिए, पूरा वीडियो लगेगा समय लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना है दोस्त, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस नहीं, पूरा का पूरा ग्रुप डी आएगा, ये गारंटी है। चलिए बीसीजीटी का हो गया। अब बात करें जेनेटिक डीडीटी की बात करें तो डॉक्टर पाप मुलर ने किया था, ठीक है। अगर बात करें चलिए बाइसिकल की खोज के मैकलन ने, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, बैरोमीटर टेरिसल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान के बारे में अगर बात करें, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने, ये तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए जो विज्ञान से संबंधित है, बात करें इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें बाबू, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, तो ये आपका कानपुर के अंदर स्थित है। बात करें शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, आपका तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपका लखनऊ के अंदर स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद अगर बात करें सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर की तो जोधपुर के अंदर स्थित है। देखिए जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, आप जिंदगी भर स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। पढ़ने से सिलेक्शन मिलता है, स्क्रीनशॉट से नहीं। बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपके कॉपी में पड़े होंगे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये मैसूर के अंदर। अगर बात करें सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश रिज टेक्नो, तो ये कोचीन के अंदर है दोस्त। अगर सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक मीस उड़ीसा, बात करें सेंट्रल टेबिको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुद्री आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए अब शुरू कर दें भौतिक विज्ञान का चैप्टर और धुआं गर्दा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त अब भौतिक विज्ञान का चैप्टर शुरू करते हैं और लगे कि कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो भौतिक विज्ञान का सबसे पहले आखिर विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं, एकदम जीरो जो छठी सतही में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये है। और जो ठीक है अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ा चुके ना, तो धुआं करके ज़रा दिखाओ इस विज्ञान को, फिर हम जानते हैं कि आप सिलेक्शन ले चुके हैं। बात करें विज्ञान की वह शाखा प्रकृति तथा प्रकृति के घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है, ठीक है। परंतु प्रकृति वास्तव में द्रव्य ऊर्जा एवं उनकी अन्योता क्रियाओं के अभिव्यक्ति इस प्रकार की, ठीक है। द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा के बारे में सम्मिलित रूप में अध्ययन किया जाए वो आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। पहला चैप्टर होता है मापन, और मापन से देखिए मापन किसे कहते हैं, तो वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, वो कहलाती हैं आपकी क्या भैया, ठीक है, ठीक है। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब कौन कौन सी अदिश राशियां होती हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे दिया जाता है और कहा जाता है इसमें कौन सी अदिश राशियां है, यानी आपकी कौन सी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बाबू क्या हो जाएगा, समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल और कार्य, ये सब अदिश राशियां हैं। क्या ये अदिश राशियां हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए मैं इसको, ठीक है, कंटेंट के साथ समझाता, लेकिन दोस्त क्या करो, समय बहुत कम है और पेपर आपका पास में है, तो इसलिए आपको केवल रट के जाना ही चीजें और वहां करके चले आना है, और जो समझाने लायक है उतना मैं समझा दूंगा। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, बल, संवेग, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, भार, विद्युत धारा, जिसमें वेग को अदिश में माना जाता है कभी कभी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब कुछ हम एसआई मात्रक भी बात कर लेते हैं। मूल मात्रक अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती। तो भैया भौतिक राशियां इधर लिखी, इधर मात्रक पूछा जाता है एक क्वेश्चन इससे भी, तो भैया लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा, समय का सेकंड हो जाएगा, और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ताप का केल्विन हो जाएगा, और जो तीव्रता का किंडला हो जाएगा। पदार्थ का मोल किस में मापते हैं, तो भैया पदार्थ का मोल नहीं, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा परीक्षा के लिए अगर आप इतना ही देख लिए हैं ना और समझदार है ना, तो आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है आपके आरआरसी, ग्रुप डी और अन्य परीक्षाओं के लिए। बात करें भैया कुछ और मात्रक, अगर बात करें प्रकाश वर्ष, दूरी का ही मात्रक प्रकाश वर्ष है, खगोलीय मात्रक दूरी का ही होता है। अगर बात करें पारसेक, तीनों दूरी के ही मात्रक है बाबू, एकदम नोट कर लो, कॉपी में अगर नहीं पता तो इसको आपको नोट कर लेना है। क्या होगा, ये तीनों पारसेक,
प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, ये तीनों दूरी के मात्रक हो जाएंगे। अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है बाबू, एंगस्ट्रॉन होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं, यानी इसका मात्रक होता है डेसीबल। क्या होता है, डेसीबल होता है। अगर बात करें समुद्र की दूरी तो नॉटिकल मील होती है, समुद्र की गति नॉट में आती है, इतनी नॉट है। अगर गहराई की बात करें तो फैदम कहते हैं। लेंस की क्षमता किसमें मापते हैं, ये सेम क्वेश्चन 18 अगस्त को पूछा गया, तो डायप्टर में मापते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, डायप्टर। दाब का पास्कल होता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्तों। अगर बात करें ज्योति तीव्रता तो इसका होता है, सॉरी ज्योति फलक का होता है ल्यूमेन, और वायुमंडलीय दाब की बात करें तो बार, और अगर बात करें विद्युत प्रतिरोध का तो ओम हो जाएगा, और प्रतिध्वनिक गति का तो मैक हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, और विद्युत आवेश का अगर बात करें तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम। ठीक है, अगर बात करें ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, और अगर बात करें सोने की शुद्धता तो किसमें नापते हैं, सोने की शुद्धता किसमें मांगते हैं दोस्त, सोने की शुद्धता आपकी मापते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण की शुद्धता मापते हैं कैरेट में। किसमें मापते हैं, कैरेट में। कार्य को जूल से मापते हैं, और बात करें बल न्यूटन से। चलिए दोस्त, मात्रक न्यूटन होता है। अब कुछ हम बात करते हैं जबरदस्त अगले टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्त, ये दिया गया कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, चलित दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन है भाई, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था 1 साल में, 2 साल में, 1 दिन में, या प्रकाश द्वारा पूरे जिंदगी में चले। तो आपको बताना है कि जितना 1 साल में चलता है वही उसकी प्रकाश दूरी कहलाती है। बात करें 1 नैनोमीटर, 1 मीटर का कौन सा भाग होता है, तो 18वां भाग होता है। ठीक है, कितना भाग होता है भैया, 18वां भाग होता है। ठीक है, अरबहवां भाग, सॉरी अरबहवां, यानी 1 अरब के बराबर होता है। अगर बात करें दोस्त 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। एक पारशक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है बाबू, तो 3 पॉइंट से, ठीक है 3 पॉइंट लिखा है, ठीक है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। विज्ञान संबंधी कुछ संक्षिप्त चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं बाबू, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी। अगर एलपीजी की फुल फॉर्म पूछे तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और अगर बात करें एड्स का पूछा गया आपके पेपरों में, ये पेपर पे पूछा गया तो हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और सिम की अगर बात करें, जरूरी नहीं है, काट दो इसको। ठीक है, अगर बात करें ये आर, ये डी, ये आर, इसका भी जरूरी नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, मैं बता दूंगा जो जरूरी है वही याद कीजिए, फालतू का याद करेंगे। अगर बात करें एटीएम, ये भी जरूरी नहीं है, याद कर लो। बात दूसरी एलईडी का, तो ये हो जाएगा लाइट इमेजिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमेजिंग डायोड हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है। तरंग गति आपका चैप्टर शुरू हो चुका है। अगर बात करें यांत्रिक तरंगे, 2 प्रकार की तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्घ्य तरंग। क्या होती बाबू, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है और एक होती है अनुदैर्घ्य तरंग। दोनों को बेसिक से समझेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। चलो फिर हम बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन देखिए, जब तरंगे किसी माध्यम में, ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के करने की दिशा के समांतर होती है, यानी सीधी रेखा में चलती बाबू, तो वो कहलाती, ठीक है, तो होती है। तो इस प्रकाश की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। वायु में उत्पन्न तरंगे तथा भूकंप में तथा स्प्रिंग में, ये ऐसे करके आपकी तरंगे, चित्र तो नहीं बना सकता ना दोस्त, तो ये आपकी तरंगे ऐसे करके ऐसे जो होती हैं, ये कहलाती हैं आपकी कौन सी तरंगे बाबू, ये आपकी तरंगे कहलाती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अगर बात करें, ठीक है, कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य। तो गैस में तरंगे उत्पन्न की जा सकती केवल अनुदैर्घ्य तरंगे। सितार के तार की तरंगे कैसी होती है, तो जो सितार के तार की तरंगे होती है बाबू, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करते हैं। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। प्रकार कैसी होती है, अनुप्रस्थ, प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित करती हैं। रात्रि में दृष्टि उपकरण के प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों के रूप में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कुछ। ठीक है,
कुछ तरंगों की बात करें, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तरंगे आपकी, अगर बात करें गामा किरण की खोज किसने की, बैकुलर ने की थी। किसने? बैकुलर ने किया था, ठीक है, गामा किरणों का प्रयोग, ठीक है। उपयोग किस लिए किया जाता है ये भी थोड़ा सा देख लो भाई। तो इसका वेधन क्षमता बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है। उपयोग में नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता बनाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का तो स्वांटजन ने किया था इसका खोज बाबू। और स्वांटजन की बात करें तो चिकित्सा एवं उद्योग के औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का तो रिटर ने खोज किया था, ठीक है, इसको अदृश्य लिखावट देखने के लिए किया जाता है। चलिए अगर बात करें दृष्टि की किरणों का खोज तो ये न्यूटन ने किया था। चलिए अब अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं जो परीक्षा में बनेंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकार की होती हैं। आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के ध्वनि होते हैं? तो 3 प्रकार के, एक श्रव्य तरंग होता है, एक अश्रव्य होता है और एक प्राश्रव्य तरंग होता है, ठीक है। बात करें अश्रव्य, श्रव्य का मतलब जिसको हम सुन सके, अश्रव्य का जिसको जो बहुत ज्यादा धीमे हो, और प्राश्रव्य मतलब इतना तेज हो कि उसको, ठीक है। तो बात करें 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे क्या कहलाती हैं? तो वो तरंगे आपकी कहलाती हैं श्रव्य तरंगे, जिसको मनुष्य वगैरह सुनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। थोड़ा एक चैप्टर आपका थोड़ा सा कट गया है तो उसको हम देख लेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगले वीडियो में आपको प्रदान कर दिया जाएगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ उसको, ठीक है। आप थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। इस दृष्टि दोस्त के द्वारा नज़दीकी दोनों प्रकार के वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती नहीं हैं पड़ती हैं, इसके निवारण के लिए तो कौन सा होता है? ये आपका दर्पण के बारे में बताया, यानी अवतल लेंस के बारे में बताया गया है। अगर बात करें दृष्टि बैस या अभिमुखता क्या है, तो इस दोष के व्यक्ति, चलो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, लेंस वाले चैप्टर को अगले चैप्टर्स में करा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दर्पण पढ़ रहे हैं, दर्पण को देख ले रहे हैं, लेंस चैप्टर हमारा छूट गया, इसको ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दर्पण के बारे में। तो दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर बात करें कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है, यानी जो बगल वाला होता है जिसे आप साइड वाला शीशा कहते हैं, ठीक है, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बाबू। अगर बात करें अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर, ठीक है, गाड़ियों की हेडलाइट मतलब आगे वाली जो लाइट होती है, ठीक है, सर्च लाइट दाढ़ी बनाने में ये क्या करता है, जो अवतल दर्पण है ना आपके चेहरा को बड़ा कर देता है। क्या करता है? आपके चेहरा को क्या करता है? बड़ा करने का काम करता है। क्या करता है? यही अवतल दर्पण, क्योंकि दाढ़ी आपकी बड़ी बड़ी दिखाई देगी ना, आ मतलब बड़ा, ठीक है, बड़ा आ, अब आ मतलब आ, वो बाद में आएगा, मतलब अवतल दर्पण ये बड़ा कर देगा। क्या करेगा वो? याद रखेगा दाढ़ी के लिए, क्यों? क्योंकि आपकी दाढ़ी इसमें बड़ी बड़ी दिखाई देगी, नहीं तो कहीं अलग काट देंगे, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट, हेडलाइट, अब हेडलाइट क्यों लगाते हैं आप? कि प्रकाश फैलेगा कब? जब आप अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। चलिए वाहन के हेडलाइटों में प्रयोग किया जाता है, परवलयी दर्पण किया जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं समतल दर्पण के बारे में, जिसको प्लेन मिरर भी कहते हैं। यदि समतल दर्पण समांतर स्थित हो तो उसके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की अनंत होगी। यदि 2 समतल दर्पण लंबवत स्थित हैं तो उसके बीच की वस्तुओं के प्रतिबिंब की संख्या 3 होगी। बात करें 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को संपूर्ण प्रतिबिंब देखना हो तो भैया, ठीक है, इतनी जितना आपको देखना अपना ना उससे आधा, अगर आपका हाइट है 5 फुट तो 2.5 फुट का आप शीशा लगा दीजिए, आराम से आप पूरा का पूरा चित्र आपका दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? पूरा का पूरा चित्र दिख जाएगा। अब रंग के बारे में बात करते हैं, कुछ बात करें प्राथमिक रंग कौन सा होता है, तो लाल हरा नीला होता है। सेम क्वेश्चन यही पूछा गया ग्रुप डी के पेपर में, मतलब क्वेश्चन यहीं से छप रहे हैं भाई, क्वेश्चन यहीं से छप रहे हैं। प्रकाश का रंग का निर्भर होता है तो भैया तरंग धैर्य पर होता है, और तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की। धैर्य का मतलब जो फैले ना, जिसके अंदर अपने अंदर क्या हो, धैर्य हो, वो पहले ना जल्दी, और ठीक है, जिसके अंदर धैर्य नहीं हो तुरंत फैल जाता है। अब अगर बात करें, ठीक है, जब प्रकाश, ठीक है, लाल हरा व नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम क्या तैयार होता है? कभी लाल हरा नीला को एक साथ मिला दोगे ना, ठीक है, समान अनुपात में, तो आपका सफेद रंग तैयार हो जाएगा। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? तो भैया बैगनी का होता है। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण जिसे क्या कहा जाता है? परिवर्तित कहा जाता है। हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश के दिखाने पर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, क्योंकि लाल हरा को मिलाओगे तो काला ही दिखाई देगा ना बाबू। चलो अब एग्जाम पॉइंट्स की बात करते हैं, और आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये पूरा वीडियो आपका है, मैं दिखा दूंगा कि कितना है आगे, ठीक है। अगर बात करें, चलिए ठीक है, अगर बात करें यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? तो पीली वस्तु को, ये सेम क्वेश्चन ऐसे पूछे गए तो काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में रंग की संख्या 7 होती है। बात करें इंद्रधनुष के किनारे पर रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है। दर्पण तथा लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अगर एक
उत्तल दर्पण के से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है, वस्तु से छोटा होगा। अगर उत्तल दर्पण है तो वस्तु से छोटा होगा और आभासी तथा सीधा होगा। तो आपसे इस समय बहुत पूछा जा रहा है, बताइए यहाँ रखा गया वहां रखा गया कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा या आभासी बनेगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा बाबू, आभासी ही बनता है। अगर बात करें, ठीक है, एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, वस्तु से के बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, पार्श्व उल्टा बनेगा। किसी दर्पण का प्रयोग वस्तु की आवर्धित आभासी एवं सीधी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव आभासी होता है। ये गलत कर दिया इन्होंने, सदैव आभासी नहीं होता है। ठीक है, अवतल उत्तल का होता है आभासी, ये हमने पढ़ा। अवतल का भैया वास्तविक तथा उल्टा होता है। केवल एक स्थिति ऐसी आती है जब यहाँ रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे आपका होता है तो यहाँ के बीच में रख दिया जाता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। चलिए दोस्त, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्त मैं बताना चाहूँगा ज़्यादा मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता। ठीक है, अगले वीडियो में आपको मैं दिखा दूंगा। चलिए दोस्त, अब एग्जाम पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, जो आपकी एग्जाम पॉइंट से बन सकते हैं, तो बात करें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों से मरीचिका। यानी क्यों हीरे क्यों चमकते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बाबू ये रहा हीरा, तो हीरा का आप प्रकाश परावर्तन में जानते हैं जितने अंश से गया उतने अंश से जाएगा। ठीक है, अब इधर वाला तो छेद है, लेकिन इसमें क्या होता है, इधर वाला उतने अंश पे छेद ही नहीं हो पाता, तो ये प्रकाश जाके यहीं रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका हीरा चमकता है। कभी जब क्लास लेंगे थ्योरी की तो बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगर बात करें पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोप प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगर बात करें अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, बाबू काला दिखाई देता। चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, तो ये भैया रंग कैसा दिखाई देता, ये रंग दिखाई देता आपका, ठीक है, नीला के बजाय काला दिखाई देता। चलिए दोस्त, अगले पर बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। ये सब एग्जाम पॉइंट से बन सकते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो तीव्रता, वेग और तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। बहुत मतलब ये हर एक शिफ्ट में छप रहा है। ठीक है, हर एक शिफ्ट में छप रहा है, और आवृत्ति परिवर्तित रहती है। ठीक है, अपरिवर्तित रहती है, यानी आवृत्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यही दे रहा, बार बार लोग गलत करके आ रहे हैं, आवृत्ति दे दे ना तो आवृत्ति में कुछ नहीं होगा, बस तुम आवृत्ति जानो और कुछ नहीं जानना है तुमको, बाकी सब कुछ चेंजेस। तारे क्यों टिमटिमाने, यानी प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, अपवर्तन के संबंधित घटना है। तो तारे का टिमटिमाना किसकी वजह से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल से भरे पात्र में पड़े सिक्के का उठा हुआ नजर आना किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। जल से भरे पात्र के पड़ी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना के कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंग का विभाजन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मानव आंख रेटिना के प्रतिबिंब बनाता वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनाता है। चलिए दोस्त, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आंख से बाहर से पड़ने वाली, ठीक है, प्रकाश को नियंत्रित करता है तो आइरिस करता है। ठीक है, अब मैं दिखा दे रहा हूँ डेमो, आप देख लीजिए। ये रहा आपका डेमो, देखिए ये आपका डेमो रहा। अभी चैप्टर्स बाकी हैं, ठीक है, लेकिन क्या करूं दोस्त, ठीक है, अभी चैप्टर्स बाकी। ये देखिए ऊर्जा का भी कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगले वीडियो में आपको मिलेंगे दोस्त। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो और अगर लग रहा है ऐसे ही रसायन विज्ञान का सेम तैयार कर लिया गया, उसको भी, ठीक है, 2 वीडियो में क्लियर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। एग्जाम पॉइंट से हम कुछ और क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना यह सिद्ध कर होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ चलता है। तो प्रकाश हमेशा कैसा चलता है, अनुप्रस्थ चलता है। अगर बात करें मोटर कारों में हेडलाइट का, ठीक है, चकाचौंध को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोलेराइट का प्रयोग किया जाता है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है, तो पोलेराइड प्रयोग किया जाता है। क्यों, अब पोलेराइड का मतलब होता है, धीमे समझो, पोलेराइड का मतलब ये होता है कि ये क्या करेगा, जैसे आपका प्रकाश फैल रहा है तो उसको क्या करेगा, फैलाने से बचाएगा। ठीक है, और नहीं तो तुमको क्या होगा, दिखाई देगा। बात करें पृथ्वी, ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, तो पार्थिव दूरदर्शक होता है। प्रकाश की
प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे पर मुड़ने की घटना कहलाता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं, तो उसको मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे चैप्टर बाकी, जैसे ये आपका हीट अभी बाकी है, देख लीजिए, हीट चैप्टर बतानी है। हीट के बाद आपका चैप्टर क्या होगा देख लीजिए, ठीक है। हीट के बाद अगला चैप्टर आपका, और अभी आपका वो क्या कहते हैं, आपका एक चैप्टर तो बाकी है। फिर आपका ये देखिए तापमान है, तापमान के बाद गति है। सारे क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल भी हैं दोस्त, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही कि हो गई, ठीक है। एक बार कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।